So, hello everyone, I am Vinod Singh and welcome to the current exam. So, एसएससी 2025 के लिए जीके और जीएस की पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर 5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य विधानसभा में धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर पता होगा, ठीक है, बट लेकिन चलो पहले ये देखते हो। संसद देखो, संसद और राज्य विधानमंडल, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है, तो ये समझ लो पहले, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल, तो संसद और राज्य विधानमंडल, अच्छा, दोनों में सेम ही, लगभग सेम ही प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो मतलब ये जो धन विधेयक का प्रोसीजर है लगभग सेम प्रोसीजर होगा। तो ये आपको देखना, संसद में कौन होता है, एक तो राष्ट्रपति होता है। संसद का पार्ट कौन होता है, राष्ट्रपति भी संसद का ही पार्ट होता है, तो आप इसको गलत मत समझना, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा। और राज्य विधानमंडल का कौन पार्ट होता है, तो एक तो राज्यपाल हो गया, विधानसभा हो गया और विधान परिषद हो गया, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट होते हैं। और इसमें अच्छा, धन विधेयक कहते कैसे हैं ये भी आप देख लो यहीं पर। धन विधेयक जो है, तो धन विधेयक किसे कहते हैं, धन विधेयक एक प्रकार का ये विधेयक है, ठीक है। तो एक प्रकार का विधेयक है, तो ये आपको पता, विधेयक हो गया जो कराधान, जो कराधान से संबंधित होगा, ठीक है। कराधान मतलब टैक्सेशन से संबंधित होगा। सरकारी व्यय मतलब एक्सपेंडिचर वगैरह, ठीक है, सरकारी व्यय हो गया। और क्या हो गया, सरकारी व्यय और उधार जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित होगा, ठीक है। तो मतलब पैसों से संबंधित है, तो उधार जैसे वित्तीय मामलों से अगर संबंधित है उसको हम धन विधेयक की श्रेणी में लाते हैं, ठीक है। तो वित्तीय मामलों से संबंधित विधेयक, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी परिभाषा है यही, ठीक है। आपको अगर कोई पूछे धन विधेयक क्या होता है तो यही है, ठीक है। अच्छा, इसको हम संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल पे इसकी बात की गई, तो आर्टिकल नंबर 110, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। चलो, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका आंसर अभी मैं आपको बताता हूँ, धन विधेयक के बारे में जान लो। अब देखते हैं इसको, तो साधारण विधेयक और धन विधेयक में फ़र्क क्या है, दोनों का अंतर देखते हैं, ठीक है। साधारण विधेयक क्या होते हैं, साधारण विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जो किसी भी संसद में, मतलब एनी किसी भी सदन में इनको पेश किया सकता है, ठीक है। मतलब या तो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, इनको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जबकि धन विधेयक की क्या खास बात होती है, तो इनको ओनली, अगर संसद की बात हो रही है तो लोकसभा में पेश किया जाएगा। अगर विधानमंडल के बारे में बात हो रही है तो सिर्फ विधानसभा में पेश होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पहले से किसी भी अनुमति या नो नीड ऑफ सिफारिश, मतलब किसी भी नो नीड परमिशन की जरूरत नहीं है, तो नो नीड ऑफ परमिशन मतलब डायरेक्ट आप इसको पेश कर सकते हो संसद में, ठीक है। जबकि धन विधेयक के केस में ऐसा नहीं, इसको राष्ट्रपति या राज्यपाल, अगर संसद में है तो राष्ट्रपति से, नहीं तो राज्यपाल से, ठीक है। तो राज्यपाल से की पूर्व अनुमति होना चाहिए, कि पूर्व अनुमति के बाद इसको पेश किया जाएगा, ठीक है। तो पूर्व अनुमति आपको, या पूर्व अनुमति या कंसेंट मिल जाना चाहिए इनका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो यही तो आपको क्वेश्चन था, तो किसकी पूर्व अनुमति से, तो राज्यपाल, क्योंकि विधानमंडल में है ना, विधानसभा में तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से इसको पेश किया जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये इतनी बात आपको ध्यान रखना है। और पेश कौन कर सकता है, जो पेश करने वाला होगा, पेश करने वाला कौन होगा, बाई एनी मंत्री, किसी भी मंत्री, एनी कोई भी मंत्री हो, या मतलब गैर सरकारी सदस्य हो, ठीक है। तो गैर सरकारी सदस्य हो तो कोई भी पेश कर सकता है, मतलब, ठीक है, साधारण विधेयक। जबकि धन विधेयक केवल मंत्री, ओनली बाई मंत्री, ठीक है। तो ओनली बाई मंत्री। देखो ये पारित कैसे होते हैं, पारित कैसे होते हैं, जब दोनों सदनों द्वारा ये दोनों सदनों की सहमति पे, ठीक है। तो दोनों सदनों की सहमति के बाद ये पारित हो जाता है। दोनों सदनों की अगर जैसे ही सहमति इसको मिलती है तो वैसे ही ये पारित हो जाता है, ठीक है। जबकि इसमें, अच्छा, इसमें राज्यसभा को मतलब, या राज्यसभा या विधान परिषद को कोई अधिकार प्राप्त है, तो राज्यसभा या विधानसभा, आप विधान परिषद भी समझ लेना, ठीक है, संशोधित या अस्वीकार नहीं किया सकता, ठीक है। संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता इसको, ठीक है। तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अस्वीकार नहीं किया सकता, और 14 दिनों के भीतर इसको लौटाना होगा, 14 दिनों के अंदर। तो 14 दिनों के अंदर इसको वापस करना होगा लोकसभा में, ठीक है। और अगर इनका अगर ये कोई भी संशोधन या देते हैं तो संशोधन लोकसभा जो है स्वीकार या अस्वीकार दोनों कर सकती है, मतलब लोकसभा के बस में है स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, ठीक है। तो ये लोकसभा के हाथ में पावर होती है धन विधेयक के संक्षेप में, ठीक है।
अब देखो इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है, अगर इसमें कोई मतभेद होता है दोनों सदनों में तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है साधारण विधेयक की तुलना में, ठीक है। जबकि धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होगी, नो संयुक्त बैठक, नो जॉइंट सिटिंग, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, और पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता, इसको क्या किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, ये तो अस्वीकृत होगा, तो अस्वीकृत होगा या पारित हो जाएगा, है ना। या तो पुनर्विचार या राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति का ये अधिकार है, राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है, द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसमें क्या होगा धन विधेयक की तुलना में, या तो अस्वीकृत होगा, बहुत ही कम अस्वीकृत होता है क्योंकि राष्ट्रपति तो पहले से ही कंसेंट दे चुका होता, या पारित होगा, ठीक है। तो पारित होगा, बट पुनर्विचार नहीं हो सकता। जो विचार है, पुनर्विचार का कोई प्रावधान नहीं है धन विधेयक के केस में, ठीक है। तो ये आपको इतने डिफरेंसेस याद रखने हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बताओ भाई, खुल्लम। तो खुल्लम के बारे में पता है? खुल्लम आपने सुना है इसको? खुल्लम ये एक प्रकार का लोक नृत्य है और ये कहाँ से संबंधित है? मिजोरम से, मिजोरम राज्य से संबंधित है, ठीक है। और ये किस में आयोजित किया जाता है? एक खुंग चबी समारोह के अवसर पर इसका प्रदर्शन होता है, ठीक है। तो लिख लो सही से यहाँ पर, तो खुंग चबी, तो खुंग चबी समारोह होता है एक मिजोरम में, इसी समारोह के अवसर पर इसका प्रदर्शन होता है, समारोह के अवसर पर, ठीक है। तो समारोह के, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका अगली बार, ठीक है। तो ये इस अवसर पर इसका प्रदर्शन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ भी लिख लो। अर्थ होता है इसका अतिथियों का नृत्य, जो अतिथि होते हैं अतिथियों का नृत्य, ठीक है। तो ये इसका अर्थ होता है, या इसी के इस नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें पोशाक क्या होती है? खुल्लम नृत्य जो पोशाक पहन के हम करते हैं, तो पोशाक कौन सी होती है? पोशाक को हम कहते हैं पुंडुम। तो पोशाक का नाम है पुंडुम, जो एक प्रकार की हाथ से बुना हुआ मिजो कपड़ा है, ठीक है। तो मिजो कपड़ा है जिसकी बुनाई क्या होती है? हाथ से बुना हुआ, ठीक है। हाथ से बुना, तो हाथ से बुना मिजो कपड़ा है जिसको हम पुंडुम के नाम से जानते हैं। ये खुल्लम से संबंधित पोशाक है एक प्रकार की, ओके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मिजोरम के और कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं, तो यहाँ पर और देखो, सरलाम काई है ना, एक हो गया सरलाम काई, ये भी सरलाम का ये भी एक लोक नृत्य है यहाँ का मिजोरम का। और छेई हलम, ठीक है, एक और ये भी लिख लो, छेई हलम। छेई हलम हो गया, और मिजो, ये आपको मिजोरम के केस में ध्यान रखना है, ठीक है। और मिजोरम के बारे में और कुछ पता है आपको? यहाँ की कैपिटल क्या है? कैपिटल आइजोल है, आपको ये पता होगा। कैपिटल का नाम क्या हो गया? आइजोल हो गया। और क्या पक्षी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? स्टेट पक्षी कौन सा? स्टेट पक्षी वाऊ, वाऊ नाम का एक पक्षी है, तो वो है, ठीक है। और पशु कौन सा है? स्टेट पशु कौन सा है यहाँ का? तो साजा यहाँ का स्टेट पशु है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर पुष्प भी लिख लो। अब इतना लिख रहा हो तो पुष्प को क्यों छोड़ोगे? शहरी यहाँ का स्टेट फ्लावर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी मिजोरम के बारे में इतनी बातें। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, अब ये कुछ और कर लेते हैं, चलो यहीं पर लिख लेते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश का आप कुचिपुड़ी तो जानते ही होंगे, कुचिपुड़ी जानते होंगे। कुचिपुड़ी हो गया, लंबाड़ी हो गया, कुचिपुड़ी लंबाड़ी, तो यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य कुचिपुड़ी लंबाड़ी। धीमसा, धीमसा हो गया, धीमसा भी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और कोलट्टम, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कोलट्टम आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कोलट्टम हो गया और दप्पू हो गया, ये सब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। अब आपको बताना है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। नौटंकी हो गई, उत्तर प्रदेश की फेमस नौटंकी, उत्तर प्रदेश के लोग नौटंकी करते रहते हैं ना। रासलीला हो गया, रासलीला कृष्ण वाला प्रोग्राम है ना, रासलीला हो गया। कजरी हो गया, तो कजरी हो गया। चापेली भी हो गया, ठीक है, चापेली भी यहीं का उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है। बिहार का लिखो, बिहार का, तो बिहार के बारे में लिख लो यहीं पर। तो एक जाट जाटिन बहुत ही फेमस है बिहार का, जाट जाटिन वाला त्यौहार है ना, सॉरी नृत्य, जाट जाटिन का नृत्य। और कौन सा? विदेशिया हो गया जी, विदेशिया, जाट जाटिन। और कोई याद आ रहा है आपको? कजारी या कजरी के नाम से जानते हैं, कजरी या कजारी जो भी कह लो, ठीक है। तो ये आपको बिहार के संदर्भ में याद रखना है। अच्छा, एक और लिख लो यहीं पर आपको, अगर एक और बन लो, एक और यहाँ पर गुजरात के बारे में लिख लो, गुजरात। तो गुजरात के कौन कौन से फेमस नृत्य? एक तो गरबा आपको जानते हो, गरबा खूब जानते होगे। डांडिया, अच्छा आज से हिंदू नवरात्रि भी स्टार्ट है, चैत्र वाली नवरात्रि, तो आप सभी को बधाइयाँ, ठीक है। टिप्पणी, टिप्पणी भी गुजरात की है, गुजरात का ही नृत्य है। और भवई, भवई तो एग्जाम में बहुत पूछा गया, भवई भी गुजरात का, तो ये भी आपको गुजरात के केस में ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए।
चलो बगुरुम्बा कहाँ का है, बगुरुम्बा ये असम का फेमस फेस्टिवल है, ठीक है बगुरुम्बा। झूमर और फाग ये कहाँ का, झूमर और फाग का संबंध कहाँ से, हरियाणा से है। छापेली, महाशु और नटी ये हिमाचल प्रदेश से, छापेली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राउफ या हिकत ये कहाँ से है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से राउफ, राउफ पूछा जाता है एग्जाम में। यक्षगान कितनी बार आपको पूछा गया, हुट्टारी भी पूछा गया है, यक्षगान हुट्टारी और सुग्गी ये कहाँ से, ये कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। तो यक्षगान हुट्टारी सुग्गी कर्नाटक से संबंधित है। कथकली ये तो केरल से है, मोहिनी अट्टम भी केरल, तो कथकली और मोहिनी अट्टम केरल। लावड़ी कितनी बार पूछा गया है, डिंडी काला ये कहाँ से, सब महाराष्ट्र, लावड़ी महाराष्ट्र है ना। गोतीपुआ, छाऊ, घूमरा ये उड़ीसा से संबंधित है ये सब। लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, छाऊ ये कहाँ से, वेस्ट बंगाल, ठीक है। चलो भांगड़ा, गिद्दा, दफ्फा, दफ्फू है ये लगता है, ठीक है दफ्फू ये चेक कर लेना आप लोग। धामल, धमाल या कह लो इसको, ठीक है। तो ये कहाँ से, पंजाब। तो ये सब भी आपको ध्यान रखने हैं, ये कुछ और स्टेट्स के बारे में है, इनसे भी क्वेश्चन आपका फंस सकता है इस बार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई है, बताओ। अब ये जनहित याचिका तो आपने खूब सुना होगा, है ना। तो ये जनहित याचिका आपने खूब सुना होगा। जनहित याचिका को क्या कहते हैं, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो जनहित याचिका। अब इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से, मतलब मेन जनक कौन है इसका, उत्पत्ति कहाँ, ये शब्द जो है ना, शब्द हमने इसको हम क्या कहते हैं, पहले तो एक बार लिख लो, इसको PIL के नाम से जाना जाता है, मतलब ये फुल फॉर्म लिखा आप यहीं देख लो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो USA इसका जनक है, ठीक है। तो USA इसका जनक है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर लिखना, USA। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, USA से हुई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा इसकी डिफिनेशन, मतलब आप जनहित याचिका को कैसे डिफाइन कर पाओगे, तो डिफिनेशन है मतलब किसी भी, कोई भी अगर सामाजिक समस्या है, जैसे हो गई आपकी प्रदूषण हो गया, प्रदूषण सबको प्रभावित करता है, आतंकवाद हो गया, ठीक है। तो आतंकवाद हो गया, प्रदूषण हो गया, और कौन सा हो गया, सड़क सुरक्षा को लेके हो गया, सड़क सुरक्षा मतलब आपको पब्लिक सुरक्षा या पब्लिक मुद्दा उठाना है। निर्माण संबंधी खतरे या सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए, मतलब मेन क्या हो गया, जिससे सार्वजनिक हित हो, ठीक है। तो सार्वजनिक हित संबंधी, सार्वजनिक हित मतलब अपने खुद के बस के लिए नहीं, सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो ये इस सुरक्षा के लिए इसका ये जनहित याचिका का हम यूज करते हैं, ठीक है। ये इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अदालत में जो दायर मुकदमा होता है उसी को हम जनहित याचिका कहते हैं। तो अदालत में दायर मुकदमा, तो अदालत में दायर मुकदमा ये जनहित याचिका कहलाता है, ठीक है। तो मतलब प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा जैसे सार्वजनिक हित की सुरक्षा के लिए अदालत में जो मुकदमा दायर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, जनहित याचिका। ये इसका देखो संविधान में कोई प्रावधान है, मतलब कोई भी लॉ नहीं है, ना ही कोई एक्ट बना है, कोई कानून या कोई एक्ट इसके लिए जनहित याचिका के लिए बना नहीं है, ये बस न्यायालय की एक अवधारणा है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले इसके बीज कब बोए गए, मतलब इस उत्पत्ति के मतलब आसार कब से दिखे, 1976 में न्यायमूर्ति थे एक, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, तो न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, ठीक है। तो इन्होंने मतलब बीज बोए थे इस व्यवस्था के, तो न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, ठीक है। तो न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इनका नाम उत्पत्ति से रिलेटेड नहीं है, बट इन्हीं द्वारा बीज बोए गए, सर्वप्रथम बीज किसने बोया, द्वारा बीज बोए गए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके बोए गए भाई, ऐसे नहीं, बीज बोए गए, तो ये PIL के, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पहला केस कौन सा हुआ, फर्स्ट केस कौन सा हुआ, PIL का, ठीक है। तो PIL आपका टॉपिक है, पहला केस कौन सा हुआ, तो ये लिखो, पहला केस हुआ इसका हुसैन आरा खातून, तो हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य, ये केस हुआ पहला इसका, बिहार राज्य, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, ये कब हुआ था, 1979 में हुआ। इसमें क्या हुआ, कैदियों के बारे में बात की गई थी, जो विचाराधीन कैदी हैं जिनके केस पेंडिंग चल रही हैं, ठीक है। तो विचाराधीन कैदी, तो लगभग 40,000 इस केस के बाद लगभग 40,000 से भी ज़्यादा, 40,000 प्लस कैदी रिहा किए गए, मतलब जो पेंडिंग केसेस थे उनसे रिलेटेड, ठीक है, मतलब कैदी रिहा किए गए, मतलब ये अपने आप में एक सफलता थी। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपका हो गया पहला केस। अब मेन केस कौन सा है, मेन केस आता है आपका ये, चलो तो इसको लिखो, SP गुप्ता,
तो SP गुप्ता, ये लिख लेना चारों जो भी लिखाऊंगा, SP गुप्ता वर्सेज भारत संघ। तो SP गुप्ता वर्सेज भारत संघ ये केस हो गया। इसमें किस जस्टिस कौन था? तो न्यायमूर्ति PN भगवती। तो न्यायमूर्ति PN भगवती साहब, ठीक है। तो PN भगवती, इन्हीं को भारत में जनक कान माना जाता है, ठीक है। तो PN भगवती, तो जनहित याचिका या PIL आंदोलन, जो PIL का आपका आंदोलन है, इसके एक नए युग की शुरुआत हो गई यहाँ से। आंदोलन के नए युग की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नए युग की शुरुआत, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। इन्हीं को हम भारत में जनक कहते हैं। PIL के अगर जनक या फादर पूछता है तो यही है, न्यायमूर्ति PN भगवती साहब, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट केस है विशाखा गाइडलाइंस के बारे में, आपने सुना, ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो विशाखा वर्सेस राजस्थान सरकार, ठीक है। तो राजस्थान स्टेट है, इसमें क्या फैसला आया था? ये फैसला था यौन उत्पीड़न से संबंधित था, ठीक है। तो यौन उत्पीड़न से संबंधित था इस फैसला में। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें बताया गया था 2013 का ये फैसला है, विशाखा गाइडलाइंस के नाम से फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें लिखना, जो अगर किसी काम के सेंटर पर, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है तो वो आपका कुछ मतलब जो आपके फंडामेंटल आर्टिकल हैं, कौन कौन से? 14, 15 और 21, इनका मतलब उल्लंघन करता है। अगर ये यौन उत्पीड़न होता है, ठीक है, तो उल्लंघन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लंघन होता है, ये भी आपका ये आर्टिकल्स मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, यौन उत्पीड़न, ठीक है। तो ये भी आपका विशाखा गाइडलाइंस के नाम से फेमस है। अच्छा, इनको आप दाखिल कैसे कर सकते हो, मतलब कैसे दायर कर सकते हो? ये जनहित याचिका दायर करने के लिए आपके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आर्टिकल नंबर 32 के, तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत जाया जा सकता है। और हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल नंबर, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल भी बहुत फेमस है। कोई भी नागरिक ये दायर कर सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो पीड़ित हो, तो कोई भी नागरिक दायर कर सकता है। ये आपको मेन ध्यान रखना है, बस सार्वजनिक मामला हो, जो मामला हो सार्वजनिक हो, बस हो गया, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सार्वजनिक मामला हो, जरूरी, जिससे तुम्हारे पड़ोसी परेशान है तो आप भी दायर कर सकते हो उस पड़ोसी की रक्षा के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। USA से जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक थी, ठीक है। देखो, पहले तो ये बताओ आप, अच्छा, यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार आपको पक्का पूछा जाने वाला है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में करते हैं। ये फेमस डांसर हैं, ठीक है, बहुत ही फेमस डांसर हैं। तो डांसर हैं किसकी, कौन कौन सा डांस? एक तो हो गया इनका भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी। तो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की ये डांसर हैं। इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? अवार्ड के लिए इनके फेमस हैं। देखो, पद्मश्री, तो पद्मश्री अवार्ड इन्हें कब मिला? भूषण अवार्ड कब मिला? पद्म भूषण अवार्ड कब मिला? पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला? तो ये तीनों अवार्ड लिखो, ठीक है। तो पद्मश्री कब मिला? पद्मश्री इन्हें मिला था 1968। तो 1968 में इन्हें पद्मश्री मिला, ठीक है। 1968 के बाद 2001 में पद्म भूषण मिला और फिर 2016 में पद्म विभूषण। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2016 वाला विभूषण, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? अ पैशन ऑफ डांस, ठीक है। तो अ पैशन ऑफ डांस इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो ये इनके बारे में इतनी आपको बातें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट? भरतनाट्यम, ठीक है। चलो, तो ये आपको ध्यान रखना। अब भरतनाट्यम से और कौन कौन से कलाकार संबंधित हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, भरतनाट्यम से और कौन कौन से संबंधित है? एक तो हो गया सोनल मानसिंह, इनका भी नाम बहुत ही फेमस है, सोनल मानसिंह, है ना। तो सोनल मानसिंह, और ये किस डांस से? ये ओडिसी डांस से भी संबंधित है। इनको भी काफ़ी अवार्ड मिले। तो पद्म भूषण, मैं भूषण लिख रहा हूँ, इसका मतलब पद्म भूषण, ठीक है। तो 1992 में इन्हें पद्म भूषण मिला, 2003 में विभूषण मिला, ठीक है। 2003 में इन्हें विभूषण मिला। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। ये राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं, राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं। और इनका संबंध किससे? ओडिसी डांस से भी है, ठीक है। तो ओडिसी डांस से भी है, ये भी आपको ध्यान रखना। सोनल मानसिंह के बारे में इतनी बातें, ओके। चलो, और कौन कौन सी हो गई भरतनाट्यम से संबंधित? भरतनाट्यम से संबंधित हो गई, लिखो, रुक्मणी देवी अरुंडेल भी इन्हीं से संबंधित है। तो रुक्मणी देवी, तो रुक्मणी देवी का नाम आपको ध्यान रखना है, रुक्मणी देवी हो गया। और कौन सा? लीला सैमसन, तो लीला सैमसन का नाम भी आपको याद रखना, लीला सैमसन। और मृणालिनी साराभाई, है ना। तो
तो मृणालिनी साराभाई का नाम भी आपको इन्हीं से रिलेटेड करना है, ठीक है। तो ये भारतनाट्यम से संबंधित हैं। और एक पद्मा सुब्रहंडम, तो पद्मा सुब्रहंडम का नाम भी ध्यान रखना, पद्मा सुब्रहंडम, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सब भारतनाट्यम से संबंधित कलाकार हैं और ये एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है पक्का, ठीक है। चलो और कुछ कर लेते हैं, ये सब भी कवर करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ। तो भारतनाट्यम हमने कर लिया। मोहिनी अट्टम से रिलेटेड कौन कौन है, तो मोहिनी अट्टम से रिलेटेड हो गई रागिनी देवी हो गई, रागिनी देवी हो गई, और कौन सी, रागिनी देवी, और एक लिखो रागिनी देवी और हेमा मालिनी। हेमा मालिनी भी तो मोहिनी अट्टम से ही है, ठीक है ना। तो हेमा मालिनी, आप इनकी तो आपने मूवी भी देखी होगी। हेमा मालिनी हो गई, श्रीदेवी हो गई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कथक नृत्य से संबंधित कौन कौन से, बिरजू महाराज हो गए, बिरजू महाराज, इनका नाम आप कैसे बोल सकते हो, बिरजू महाराज। और कौन सा हो गया, लच्छू महाराज हो गए। तो बिरजू महाराज एंड लच्छू महाराज, ठीक है। तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, और कौन सा, सितारा देवी, ठीक है। तो सितारा देवी भी कथक से संबंधित है, सितारा देवी हो गई। और शोभना, ठीक है। शोभना का भी याद रखना, इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला था। तो शोभना, ये इनको पद्मश्री कब मिला था, इनको पद्मश्री 1992 में मिला था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओडिसी डांस से संबंधित कौन कौन से हैं, तो ओडिसी डांस से संबंधित हो गए केलूचरण महापात्र, तो केलूचरण महापात्र जी, ठीक है। तो केलूचरण महापात्र हो गए ओडिसी डांस से संबंधित। और कौन सा, संयुक्ता पाणिग्राही, ठीक है। तो संयुक्ता पाणिग्राही, ये दोनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सब आपको नहीं लिखाऊंगा, सब आपको लिख के आपको मैं पागल नहीं करना चाहता, जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मैं सिर्फ वही बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो मणिपुरी का बताओ भाई, मणिपुरी का कौन है, मणिपुरी का एक तो झावेरी बहनें, तो जो झावेरी सिस्टर्स हैं, तो एक तो तीनों झावेरी सिस्टर का नाम याद रखना, झावेरी बहनें। अगर झावेरी नाम आता है तो आप मणिपुरी लगाओ। एक नल कुमार भी हो गए, ठीक है। तो नल कुमार मणिपुरी से संबंधित हैं ये भी। कुचिपुड़ी से संबंधित कौन कौन से हैं, कुचिपुड़ी से तो एक तो यामिनी हो गई आपकी, यामिनी कृष्णमूर्ति तो हो ही गई, ठीक है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री भी इसी से संबंधित है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी का संबंध भी इसी से है, कुचिपुड़ी से। और कौन सा है, अपर्णा जी भी, ठीक है। अपर्णा का नाम भी आपको याद रखना है। अब कथकली करते हैं, कथकली से संबंधित कौन से, आनंद शिवर, ठीक है। तो आनंद शिवरामन, तो आनंद शिवरामन, इनका नाम बहुत सुना होगा आपने, ठीक है। तो आनंद शिवरामन हो गए कथकली से। और कौन से हो गए, मृणालिनी साराभाई, ठीक है। तो मृणालिनी, इनका नाम अभी आपने और कहाँ से, भारतनाट्यम में सुना था, है ना। तो मृणालिनी साराभाई। अच्छा, आपने ये तो बताया नहीं, ये कौन सा, किस स्टेट से संबंधित है। क्षत्रिय के जनक किसे कहा जाता है, शंकर देव को, है ना। शंकर देव को क्षत्रिय के जनक कहा जाता है, शंकर देव को हो गया। और शारदीप शैकिया का नाम भी आपको याद रखना है क्षत्रिय के लिए, ठीक है। शारदीप शैकिया, तो ये कुछ नाम है। अच्छा, इनके स्टेट के नाम भी बता दो यार, ये क्यों छूट रहा है। तो भरतनाट्यम कहाँ से रिलेटेड हो गया, तो भरतनाट्यम हो गया आपका तमिलनाडु से, ये मंदिरों को समर्पित है ये नृत्य जो भी है। मोहिनी अट्टम कहाँ से हो गया, तो मोहिनी अट्टम हो गया आपका केरल, तो मोहिनी अट्टम हो गया आपका केरल। कथक हो गया आपका यूपी से। और ओडिसी कहाँ से हो गया, तो ओडिसी हो गया उड़ीसा से। मणिपुरी हो गया मणिपुर से। कुचिपुड़ी कहाँ से हो गया, कुचिपुड़ी हो गया आपका, कुचिपुड़ी बताओ भाई, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है ना। कथकली कहाँ से है, कथकली आपका केरल से, ये पुरुषों का मेनली नृत्य है। और सत्रिया कहाँ से हो गया, ये सत्रिया आपका असम, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, ये 8 आपको शास्त्रीय नृत्य और उनके जो प्रोपोनेंट्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिशेन ने नहीं संभाला था, ठीक है। तो कवि हरिशेन के बारे में बताओ भाई, ये पहले तो बताओ किसके दरबारी कवि थे। तो कवि हरिशेन थे, ये किसके दरबारी कवि थे, तो ये दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो ये आपको ध्यान रखना है पहले। तो समुद्रगुप्त दरबारी कवि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दरबारी क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि थे, ये आपको पता होना चाहिए, ये पता ही होगा आपको। तो इन्होंने कौन कौन से पद संभाले, तो पहला हो गया महादंड नायक का, तो महादंड नायक का, ठीक है। तो महादंड नायक जो दंड देने वाला हो गया, ठीक है। तो महादंड नायक हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, कुमार अमात्य। तो कुमार अमात्य, इसका मतलब क्या हुआ, कुमार अमात्य मतलब इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, एक महत्वपूर्ण मंत्री, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर के नाम से जाने जाते थे, तो ये भी हो गया इम्पोर्टेंट मिनिस्टर। और तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा हो गया आपका संधि विग्राहिका, तो ठीक है। संधि विग्राहिका, इनका नाम आपको क्यों याद है, तो संधि विग्राहिका मतलब
ये क्या था, मतलब मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है। तो वॉर एंड पीस ये भी आपको इन्होंने संभाला था, ठीक है। तो ये आपको कुछ बताना है। तो ये 3 इन्होंने संभाले थे, तो कौन सा नहीं संभाला था, नगर श्रेष्ठी का इन्होंने नहीं संभाला था। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनकी रचनाएं भी लिख लो भाई। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचना एक बहुत ही फेमस रचना है प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति इनकी बहुत ही फेमस रचना है, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहाँ से, इलाहाबाद शिलालेख से पता चलता है इसके बारे में। इलाहाबाद शिलालेख में इसमें इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने समुद्रगुप्त की साहस के गुणगान की है। तो समुद्रगुप्त का जो भी साहस है, समुद्रगुप्त के साहस की गुणगान इन्होंने की है, ठीक है। समुद्रगुप्त साहस की गुणगान, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भी कोई रचना है क्या इनकी, एक और रचना है भारत कथा कोश। तो भारत कथा कोश भी इनकी एक रचना है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता रखना है, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है नगर श्रेष्ठी। अच्छा, गुप्त काल। अब गुप्त काल के बारे में बात हो रही है, तो गुप्त काल के बारे में देख भी लेते हैं थोड़ा। यहाँ के इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से थे। तो पहला तो हो गया आपको चंद्रगुप्त, ठीक है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गए। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 319 से 335 ईस्वी तक, ठीक है। इन्हीं को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाले कौन थे, पहले गुप्त शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। तो महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने लिखी थी और इन्होंने चांदी की मुद्रा जारी की थी। तो चांदी की मुद्रा जारी करने वाले कौन है, गुप्त साम्राज्य के पहली बार। तो ये भी यही थे, ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ही थे। और दूसरे कौन से हो गए, दूसरे हो गए आपके चंद्रगुप्त के बाद दूसरे कौन से हो गए, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त, इनका नाम आपको ध्यान रखना। समुद्रगुप्त कब से, तो 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक, ठीक है। 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन इन्हें समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। तो नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त के बारे में। इनके बाद कौन आया, इनके बाद आया चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बताओ। तो इनका कार्यकाल 380 से 412 ईस्वी तक, 380 से 412 ईस्वी तक चंद्रगुप्त सेकंड का कार्यकाल है। इन्हीं के कार्यकाल में कौन आया था, इन्हीं के कार्यकाल में फाहियान आया था। जो चीनी यात्री है फाहियान, तो फाहियान इन्हीं के कार्यकाल में आया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य उपाधि इन्होंने धारण की। और क्या है इनके बारे में, इन्हीं के कारण में नवरत्न होते थे, ठीक है। तो नवरत्न इनकी सभा में होते थे। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है इनके बारे में। इनके बाद कौन सा हो गया, कुमारगुप्त, ठीक है। तो कुमारगुप्त हो गया जो आखिरी महत्वपूर्ण शासक था। तो कुमारगुप्त, ठीक है। तो कुमारगुप्त हो गए। कुमारगुप्त, इनका शासनकाल कब से कब तक, 415 से 455 ईस्वी, ठीक है। 415 से 455 ईस्वी तक इन्हीं के कार्यकाल में कौन सा विश्वविद्यालय बना था, नालंदा। जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, तो कुमारगुप्त के शासनकाल में बना था, ठीक है। तो विश्वविद्यालय, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका था, ये तो आपको भी पता होगा, ठीक है। अब चलो देखो, गुप्त काल के कुछ मंदिर हैं, उनके बारे में भी लिख लो। तो गुप्तकालीन मंदिर, तो गुप्तकालीन मंदिर या कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए गुप्तकालीन मंदिर को नाम लिख लेते हैं। एरण का विष्णु मंदिर, ठीक है। तो चलो, एरण का विष्णु मंदिर किसके शासनकाल का है, और बताओ। एरण का विष्णु, भीतर गांव का मंदिर, एक ये भीतर गांव का, ठीक है। तो भीतर गांव, ये भी बहुत ही फेमस है। भीतर गांव मंदिर कहाँ है, भीतर गांव मंदिर। और कौन सा हो गया, एक दशावतार मंदिर, ठीक है। ये दशावतार मंदिर बताओ। तो दशावतार मंदिर, तो ये सब कहाँ है, तीनों क्या, कमेंट करके बताओ जल्दी से, ठीक है। तो देखो, एरण का विष्णु मंदिर कहाँ हो गया, ये आपका हो गया मध्य प्रदेश में। यहीं पर और कौन से, भूमरा का मंदिर, तिगवा का मंदिर, यही सब है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ही है। भीतर गांव का मंदिर कहाँ है, तो ये आपका कानपुर में है। भीतर गांव का मंदिर कानपुर में है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशावतार का मंदिर देवगढ़, देवगढ़ ये कहाँ, देवगढ़ ये ललितपुर, ठीक है। देवगढ़ कहाँ, ललितपुर यूपी में, ठीक है। तो ललितपुर यूपी में है ये मंदिर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुप्तकालीन मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। देखो किसने धारण की थी, ये बाबर था, ये कारनामे करने वाला बाबर बहुत दुष्ट, ठीक है।
तो बाबर का नाम आपको ध्यान रखना है। चलो बाबर के बारे में करते हैं। तो बाबर का कार्यकाल कब से 1526 से 1530, ठीक है। तो 1526 से 1530 था। और इसका पूरा नाम क्या था, ये एग्ज़ाम में पूछा गया, एसएससी ने खुद पूछा था पूरा नाम इसका। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, सॉरी मोहम्मद, क्या लिख रहा हूँ, तो मोहम्मद बाबर, ठीक है। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम था, ठीक है। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। इनकी आत्मकथा का क्या नाम था और किस भाषा में थी, ये भाषा भी पूछी जाती है। तुझके बाबरी, तो तुझके बाबरी लिखी, जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। तुर्की भाषा में लिखी गई, इसी को बाबरनामा के भी नाम से जानते हैं। तो बाबरनामा के नाम से यही जाना जाता है, ठीक है। चलो इनके अच्छा फेमस युद्ध लिखना है, ठीक है। तो बाबर, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पहले ये लिख लो। तो कौन कौन से युद्ध हैं, चलो इस स्लाइड में कर लेते हैं। तो बाबर के युद्ध, ठीक है। तो बाबर की युद्ध का जो सिलसिला चला ये लिखते हैं। चलो देखो, पहला तो हो गया, पहला लिखो, पहला हो गया, पहला कौन सा हो गया, पहला है कौन सा, पानीपत का फर्स्ट युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया आपका खानवा का युद्ध, है ना। दूसरा हो गया खानवा का युद्ध, मैं भी ट्रिक बताऊंगा आपसे, उसको याद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हो गया चंदेरी, तो चंदेरी का युद्ध हो गया। और चौथा कौन सा हो गया, चौथा हो गया घाघरा, ठीक है। चौथा, ये 4 युद्ध हुए बाबर के फेमस, ठीक है। चारों के चारों युद्ध करते हैं, ठीक है। देखो पानीपत का युद्ध कब हुआ, अप्रैल, ठीक है। तो पानीपत का अप्रैल 1526, ठीक है। तो अप्रैल 1526 में पानीपत का। खानवा का कब हुआ, तो मार्च 1527। ये क्रम पूछा गया था एग्जाम में एक बार कि कौन सबसे पहले हुआ फिर बाद में कौन हुआ, मतलब इनको क्रोनोलॉजी सेट करनी थी। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, जनवरी 1528 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ, मई 1529, ठीक है। तो मई 1529, ठीक है। बाबर पानी पी के खाना खाया और चंदा से उसने घाघरा लिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी ट्रिक हो गई, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें पानीपत के पहले युद्ध का रिजल्ट क्या रहा, इसमें इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ था। तो इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। तो ये हार गया था, इसकी हार हुई थी, बहुत बुरी तरह हराया था इसको, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और खानवा के युद्ध में क्या हुआ था, खानवा के युद्ध में कौन था, किसके, राणा सांगा के साथ लड़ाई हुई थी। तो राणा सांगा के साथ बाबर की लड़ाई हुई थी, जो मेवाड़ के राणा थे, ठीक, मेवाड़ से संबंधित थे। और इनकी भी बहुत बुरी तरह हार हुई। और इन्हीं के बाद इन्होंने टाइटल रहा। तो टाइटल कौन सा मिला, बाबर ने स्वीकार किया, कौन सा, गाजी। तो गाजी का टाइटल लिया, ठीक है। और बाबर ने तुलगमा पद्धति का पहली बार इस युद्ध में प्रयोग किया था। कौन सी, तुलगमा पद्धति का इसने पहली बार इंडिया में प्रयोग किया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो मेदिनी राय। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय, जो कि कहाँ थे, मेदिनी राय, इनकी भी बहुत ही हार हुई। चंदेरी के राजा थे मेदिनी राय, इनकी भी हार हुई। और घाघरा के युद्ध बताओ, तो घाघरा अफगान एंड कहाँ, बंगाल। तो अफगान एंड बंगाल के जो सुल्तान थे उनके साथ हुआ था, इनकी भी इसमें हार हुई। मतलब बाबर ने मतलब सबको एक तरफ से हराया, है ना। तो ये चारों युद्ध बाबर के बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, और किसके साथ हुआ ये तो इंपॉर्टेंट है ही। 2 युद्ध और यहीं पर लिख लो, ये भी संबंधित है हुमायूं से। एक हो गया आपका चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध हो गया। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539। एक हो गया कन्नौज का युद्ध, ठीक है। चौसा और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540, ठीक है। तो ये दोनों भी लिख लो यहीं पर। तो किसके हुआ था, शेरशाह या शेर खां के नाम से जाना जाता था, शेरशाह वर्सेज हुमायूं, ठीक है। तो इसमें हुमायूं हार गया था, इसमें भी भाग गया था, नदी पार के करके भाग गया था। किसी एक भिस्ती को इसने एक दिन का सम्राट बनाया था, तब ये याद है ना आपको कहानी। और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने अपना प्रभुत्व दिखा दिया और शासक बन गया, ठीक है। शेरशाह जीत गया, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है, कन्नौज का 1540 वाला, चौसा का 1539 वाला युद्ध भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा कोयला निम्न श्रेणी का भूरा और मुलायम होता है तथा इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। देखो कोयला के बारे में करना है हमें, तो कोयला मैं भी आपको कराता हूँ। पहले इसको हम काला सोना के नाम से जानते हैं ना, काला सोना, इसको काला सोना कहा था। इसके टाइप्स कर लेते हैं, पहले टाइप्स देख ले आओ। चलो तो टाइप्स ऑफ कोल देखते हैं, कोयला के कौन कौन से भाग हैं। तो ये देखो, पहला हो गया, पहले नंबर पे पीट हो गया, इसको क्या कहते हैं, पीट कहते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं, इमेज भी लगी है सेम नीचे। दूसरे नंबर पे कौन हो गया, लिग्नाइट, तो लिग्नाइट हो गया। तीसरा प्रकार कौन सा है, बिटुमिनस, ठीक है। तो बिटुमिनस हो गया तीसरा।
और चौथा प्रकार कौन सा है? चौथा प्रकार है आपका एंथ्रेसाइट, ठीक है। चौथा हो गया, 4 प्रकार का कोयला को आपको ध्यान रखना है। तो चौथा हो गया एंथ्रेसाइट, ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स क्या। पीट तो हो गया ना, ये बहुत ही ख़राब, मतलब ये प्रारंभिक स्टेज होती, तो फर्स्ट स्टेज होती, मतलब परिवर्तन होना जब शुरू हो रहा होता है स्टेज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या 40 से 45% कार्बन होता है, सॉरी 40 से 55% इसमें जो है वो कार्बन होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मतलब बस स्टार्ट ही हो रहा होता है, देखो मिट्टी ही है ऑलमोस्ट, बट पेड़ों की जड़ें वगैरह भी दिख रही होंगी आपको इसमें। लिग्नाइट सबसे निम्न श्रेणी का यही है, निम्न श्रेणी का जो आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछा है हुआ है, तो निम्न श्रेणी का कोयला है। इसमें भी 40 से 55% तक कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन जिसमें 40 से 55% तक होता है। ये काले या भूरे रंग का होता है, डार्क, ठीक है। तो काले या भूरे रंग का होता है, ये भूरे रंग का देखने को मिलेगा। और खदानों में जो आग लगती है इसी की वजह से लगती है। ये स्वतः, इसमें स्वतः स्फूर्त होने की क्षमता है, स्वतः स्फूर्त दहन होता है इसमें, ठीक है। तो स्वतः स्फूर्त दहन, तो खदानों में जो आग वगैरह लग जाती है ना, इसी के कारण होती है इग्नाइट जो कोयला है, लिग्नाइट, ठीक है। बिट्टुमिनस के बारे में बताओ, तो बिट्टुमिनस इसको मृदु कोयला कहते हैं, मृदु कोयला के नाम से जाना जाता है। ये मुलायम होता है, ये मुलायम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, मुलायम, ठीक है। तो मृदु कोयला के नाम से आता है बिट्टुमिनस को। इसमें 40 से 80% तक कार्बन होता है, 40 से 80% तक कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। और ये कोक या गैस के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। देखो ये कैसा दिख रहा है, जो कोक होता है, कोक या गैस उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये कार्बन का जो परसेंटेज है ना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एंथ्रेसाइट के बारे में बताओ, कठोर कोयला, सबसे बेहतरीन कोयला यही है। तो कठोर कोयला के नाम से जाना जाता है एंथ्रेसाइट। आपका सर्वोत्तम, मतलब सर्वोत्तम गुणवत्ता है, इसकी गुणवत्ता सर्वोत्तम है। और भारत में पाया जाता है कि नहीं सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला, तो ये भारत में पाया जाता है, बट बहुत ही कम मात्रा में। इसमें 80 से 95% तक कार्बन होता है, ठीक है। और ये भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ओनली इन जम्मू कश्मीर, वो भी बहुत कम मात्रा में। तो जम्मू कश्मीर में मिलता है, बट बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। तो ये चमकीला होता है, देखो कितना बेहतरीन दिख रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो कोयले के चारों प्रकारों के बारे में, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनता है, जैसे कि इसमें बना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, लिग्नाइट, ठीक है। एक बार तुम लोग ये वाला क्वेश्चन चेक कर लेना, गूगल पे चेक कर लेना, या कैसे भी आप थोड़ा अपने नोट्स चेक करना ये वाला, ठीक है। चलो, तो कोयला, अब कोयला के बारे में बताओ, ये पाया कहाँ जाता है? देखो इंडिया में, ये जो पिंक वाला इलाका है ना, ये कोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है भारत के मैप में। तो पहले लिखो, तो वर्ल्ड में ना, वर्ल्ड में कौन सा स्थान है भारत का? तो वर्ल्ड में 2nd नंबर है भारत, ठीक है। उत्पादन और उपभोग में, तो उत्पादन एंड उपभोग में भी 2nd नंबर पे। और पहले नंबर पे फिर कौन है? पहले नंबर पे है आपका चीन। तो चीन के बाद भारत का ही नंबर आता है, ठीक है। लेकिन और 4th सबसे बड़ा भंडार है कोयला के पास। तो विश्व में 4था सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? इंडिया के पास सबसे बड़ा कोयला भंडार, ठीक है। तो सबसे बड़ा कोयला भंडार 4थे नंबर पे आता है भारत, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। अच्छा, भारत में कहाँ कहाँ मिलता है? तो भारत में मिलता है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये तो मेन इलाके हैं। ये देखो, ये वाला इलाका जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। बट असम में भी मिलता है, जम्मू में भी मिलता है, राजस्थान, गुजरात। तो असम, अरुणाचल लिखो, और जम्मू कश्मीर, ये भी आपको ध्यान रखने, ठीक है। कोयला से रिलेटेड ये भी एरिया है, ओके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, लिग्नाइट। ये देखो प्रोसेस है, पहले पीट बनता है, जो ये जो वनस्पतियां हैं इनके, उससे दबाने से फिर टाइम और प्रेशर और हीट के साथ ही धीरे धीरे कोयला बन जाता है। लिग्नाइट देखो, ये बेकार प्रकार कोयला। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? ये बताओ भाई। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते क्या हैं? ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय जो साइक्लोन है, इनको ये कैसे होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनको क्या चाहिए होता है? तो ये भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ का समुद्री जल थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास टेम्परेचर हमेशा वार्म बना रहता है, ठीक है। और ये लो प्रेशर सेंटर होता है इनका जो सेंटर होता है लो प्रेशर होता है। मैं अभी बताऊँगा कैसे फॉर्मेशन होता है इनका। तो लो प्रेशर सेंटर होता है, ठीक है, मतलब निम्न दाब वाले सेंटर होते हैं, मतलब निम्न दाब, ये आपको ध्यान रखना। अब मैं इनको बताता हूँ आपको, देखो कैसे फॉर्मेशन होता है। चलो देखो, ये कैसे, जैसे मान लो समुद्री जल है, ये पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, हीट हुआ, हीट होके पानी ऊपर की ओर चलता है, ठीक है, ऊपर की ओर चलता है ये गर्म पानी, ठीक है। ये देखो, आप देख रहे हो ना, ये जो रेड वाली लाइनें हैं, ये रेड वाली लाइनें, तो गर्म होके पानी ऊपर की ओर गया, ठीक है, ऊपर की ओर गया, ऐसे जा रहा है पानी। अब यहाँ ऊपर की ओर आके यहाँ पे ठंडा भी तो होगा, तो ये ठंडा हो गया। अब ये पानी उठ रहा है, पानी के साथ वाष्प भी है, मतलब हवा के साथ,
तो ये गर्म पानी जब ऊपर जाता है, ऊपर जाके ठंडा होता है, ये आपको तो पता ही है, ठीक है। तो गर्म पानी यहाँ से ऊपर उठा तो यहाँ पर बन गया लो प्रेशर, ठीक है। तो लो प्रेशर यहाँ पर बन गया और ये आस पास हो गया हाई प्रेशर एरिया, ये लो प्रेशर एरिया, ठीक है। तो ये आपको इतना पता चल गया। अब देखो ये जो गर्म हवा ऊपर गई, ऊपर ठंडा होकर इसने बादलों का निर्माण किया, तो यहाँ पर बनने लगे बादल, ठीक है। तो यहाँ पर बनने लगे बादल और ऐसे चलने के। अब ये हवा इधर ठंडी है, तो अब हवा कैसे चलती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है, ठीक है। तो जो एयर की डायरेक्शन है, तो एयर डायरेक्शन ऐसे ही होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अब ऐसे एक बन करके हवा ऐसे धीरे धीरे चलती रही और ऐसे ही साइक्लोन का देखो फॉर्मेशन हो जाता है, देखो ये। और आई पे ना बिल्कुल यहाँ पर साफ पानी दिखेगा, आप ऊपर से देखोगे बिल्कुल नीचे तक देख सकते हो, बट फिर ये बादल जो बनते हैं इससे बहुत ही भयंकर बारिश होती है, ठीक है। तो ये आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पता चल गया, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में बिली बिलीज नाम से जानते हैं, तो ये आपको मार्क करना है, मैं दिखाता हूँ सब जगह। हरिकेन्स के रूप में कहाँ जाने जाते हैं, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन समझ गए ना आप, कहाँ अटलांटिक ओशियन, या जो कैरेबियन है, कैरेबियन सागर है ना, कैरेबियन सागर भी हो गया, कैरेबियन सागर या नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, जो कि यूएसए में ये तूफान, इनका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है तूफान। तो यूएसए में हरिकेन्स के नाम से जाने जाते हैं। टाइफून्स के रूप में कहाँ जानता है, ये साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी के पास आते हैं, साउथ चाइना सी के पास, या वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो मतलब कहाँ है, जापान या चाइना में, तो जापान या चाइना में टाइफून के नाम से जाने जाते हैं, तो जापान चाइना में टाइफून के नाम से। साइक्लोन ये हिंद महासागर, तो इंडियन ओशियन या हिंद महासागर के रूप में, हिंद महासागर में जो भी चक्रवात आते हैं उनको हम साइक्लोन, या इंडिया में जो भी साइक्लोन आते हैं, ठीक है, तो इंडिया में हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। बिली बिलीज, ये ऑस्ट्रेलिया में इनका नाम बिली बिलीज के नाम से जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है ये नाम भी, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बिली बिलीज ऑस्ट्रेलिया में। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2024 का। चलो, क्वेश्चन नंबर 9, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था, ये बताओ। देखो अकबर के शासनकाल के टाइम पे लिखना है, ठीक है। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, 1556 से 1605। अच्छा, इस बार सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा था 2024 में, इनका सिंहासन, इनको मतलब राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो सिंहासन पर इन्हें कहाँ बैठाया गया था, कलानौर में। ये कलानौर जगह कहाँ है, ये पूछा गया था, कलानौर पंजाब में है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, समझ लो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तब इनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, तो ये भी क्वेश्चन आया था इस बार। तो इनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, तो फाइनेंस मिनिस्टर था इनका टोडरमल, ठीक है, टोडरमल। तो टोडरमल कब से कब तक इनका फाइनेंस मिनिस्टर था, तो 18 कहाँ आ गए, 1500, तो 1580 से 82 तक ये फाइनेंस मिनिस्टर था। इसी ने ये दहशाला पद्धति स्टार्ट की थी। कौन सी, दहशाला पद्धति, दहशाला, इसी को हम जब्ती सिस्टम के रूप में जानते हैं। तो जब्ती सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए है, जब्ती दे दिया इसने आंसर, है ना, बट दहशाला देता तो आप फटाक से कर देते क्वेश्चन। तो एसएससी यही करता है, क्वेश्चन आपको आते रहेंगे फिर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसमें क्या होता था ना, दहशाला पद्धति में क्या होता था, एवरेज होता था, एवरेज ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स होता था, एवरेज ऑफ प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, तो ऑफ 10 ईयर्स, मतलब 10 साल का जो एवरेज प्रोडक्शन है उसी के अकॉर्डिंग ये टैक्स लेते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दहशाला पद्धति हो गई अकबर की, अकबर के शासनकाल की पद्धति, ठीक है। अच्छा, ये बाकी जो पद्धति, इक्ता पद्धति, इक्ता किसने लॉन्च की थी, तो इक्ता बाई इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने इक्ता। इसमें क्या होता था, इसमें जो ज़मीन होती थी ना उसको डिवाइडेड किया जाता था इक्ताओं में, मतलब उनको कई भागों में डिवाइड करके इक्ता होते थे। और ये इक्ता किसे दे दिए जाते थे, सोल्जर्स, सिपाही या ऑफिसर्स को, तो ठीक है, सोल्जर्स और ऑफिसर्स को ये बांट दिए जाते थे। तो ऐसे ये काम करता था, ठीक है, इक्तादार, और इनको इक्तादार नाम से जानते थे। घरी और चराई ये किसकी हैं, ये दोनों सेम की हैं। तो घरी और चराई ये टैक्स लगाया गया था पशुओं पर, तो जो पशु चारा चरते थे ना, पशुओं के चारे पर, तो टैक्स ऑन कैटल था। तो किसने चालू किया था इसको, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसको लगाया गया था। तो ये सब आपको टैक्स भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये देखो क्वेश्चन, इसमें आपके कई क्वेश्चन बनने वाले हैं। गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है, गंडक नदी, आपको पता है गंडक नदी। देखो गंगा नदी के बारे में आप तो पहले देखो,
तो गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी, इसका ओरिजिन कहाँ होता है, तो मतलब उद्गम स्थान कहाँ होता है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री, ठीक है। तो गंगोत्री, ये आपको स्थान ध्यान रखना है, गंगोत्री पता होगा, गंगोत्री ग्लेशियर है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और ये कहाँ है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी कर्ण और उत्तराखंड, ठीक है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में है, तो वहाँ से इसका होता है। और ये कौन से नदी होती है, भागीरथी नदी को इसका उद्गम माना जाता है, भागीरथी नदी निकलती है वहाँ से, ठीक है। अब मैं मैप में दिखाता हूँ, मैप से आपको पूरा समझ आ जाएगा। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना। अब देखो, ये रहा गंगोत्री आपका, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, ये यहाँ से निकली भागीरथी नदी, ठीक है। इतना समझ लो, ये गंगा का उद्गम स्थान है। अब यहाँ से शुरू करते हैं बद्रीनाथ से, ठीक है। अब ये अलकनंदा रिवर है, अलकनंदा में धौली गंगा मिल रही है, यहाँ पर देखो, ये वाला पॉइंट देखो, तो अलकनंदा में धौली गंगा मिल रही है, इसको हम क्या कहते हैं, विष्णुप्रयाग। ये पॉइंट जो ये मिलन का सेंटर है ना, मिलन पॉइंट है ना, इनके बारे में पूछा जाता है। तो अलकनंदा, धौली गंगा, विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। देवप्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो देखो, जब अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, विष्णुप्रयाग, ठीक है। जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है उसको क्या कहते हैं, नंदप्रयाग, ये तो आपको आ जाएगा, ये आसान है। पिंडर गंगा जब अलकनंदा से मिलती है उसको क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिंडर गंगा जब अलकनंदा नदी से मिलती है उसको क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग। जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग, ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देवप्रयाग भी इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रयाग जितने हैं ना सब इंपॉर्टेंट है। अब ये भागीरथी नदी जहाँ देवप्रयाग से मिलती है, तो ये तीनों सेंटर तो आपको याद रखना है, विष्णुप्रयाग ध्यान रखना, कर्णप्रयाग ध्यान रखना, रुद्रप्रयाग ध्यान रखना, और देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। अब यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है गंगा। अब गंगा को हम आगे देखते हैं इस स्लाइड में, ठीक है। अब पहले यहाँ देख लो, ये गंगा निकली, ये मेरे को आपको दिखाता हूँ गंगा कहाँ से क्यों निकली। चलो, तो ये देखो गंगा आई, ये भागीरथी नदी यहाँ थे, अलकनंदा नदी यहाँ पे, ये मैंने अभी ये वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया पिछली स्लाइड में, ठीक है। अब गंगा आ रही है, तो गंगा ये आके यहाँ से बंगाल की खाड़ी में ये गिर गई, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसकी हम ट्रिब्यूटरीज देखनी है, वो भी हमें क्रम से देखना है। ये सीरियल पूछता है, वेस्ट टू ईस्ट इनको मैनेज करना होता है, वेस्ट टू ईस्ट इनको क्रम से लगाने के लिए क्वेश्चन आया था एग्जाम में, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये, ठीक है ना। देखो चलो, इसकी सहायक नदियाँ पहले मेन कौन सी हो गई, रामगंगा हो गई। चलो अब ये समझ लो, मैं अब इसी में कराता हूँ, इतना आपको भसड़ नहीं देखनी, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये गंगा नदी है आपकी, ठीक है। तो गंगा की पहली रामगंगा हो गई, जो कन्नौज में मिलती है गंगा नदी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ, कन्नौज में मिलती है रामगंगा नदी गंगा नदी से। दूसरी गोमती हो गई, लखनऊ से होकर निकलती है, ठीक है। तीसरी घाघरा हो गई। पहले आप देखो, लेफ्ट साइड राइट साइड, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, दोनों ट्रिब्यूटरीज अलग अलग याद करनी है, ठीक है। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये गंडक है, ये भी गंगा नदी से मिलती है। कोसी और महानंदा, ये पाँचों छः जो ऊपर है ना लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी, 6 के 6 याद रखना है, वो भी क्रम से, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है, आसानी है, याद हो जाएगी। और इधर से यमुना मिलती है, सोन मिलती है, तो यमुना सोन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यमुना हो गया, सोन नदी भी हो गई। यमुना की हो गई ट्रिब्यूटरी चंबल, सिंध, बेतवा की, तो ये बाद में करना है। यमुना नदी इलाहाबाद में मिलती है, जहाँ अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ था प्रयागराज में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बातें हो गई, ये आपको गंगा नदी के ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको आपको लिख लेना, अच्छे से लिख लेना, ठीक है, फिर मत कहना। चलो देखो, तो ये गंगा नदी, ये मान लो आपको ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये आपका बांग्लादेश है, ये गंगा नदी आई, ये आई, ठीक है, और ये यहाँ से इधर ब्रह्मपुत्र नदी आ रही, ये ऐसे मिल गई, तो ये ब्रह्मपुत्र है, ये गंगा है। बट जैसे ही आपकी ये बांग्लादेश में घुसी, इनका नाम बदल गया। तो गंगा नदी का क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया पद्मा हो गया, इसका क्या नाम हुआ, जमुना हो गया, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो गया और गंगा का नाम पद्मा हो गया। जब ये दोनों मिलती है तो इनका क्या नाम हो गया, मेघना। ये नाम पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी, ठीक है। और मेघना बन के ये बंगाल की खाड़ी में कूद गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन पूरा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, गंगा रिवर, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैव अ गुड डे एंड